आज हम सीखेंगे 7 स्ट्रैटेजीज अपने इन्वेस्टमेंट्स को सिंप्लीफाई कैसे करें और 99% लोगों से बेटर रिटर्न्स कैसे अचीव करें, वो भी सिर्फ हफ्ते के 10 से 15 मिनट्स देकर। स्ट्रैटेजी नंबर 1, डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है जिसे आपको इन्वेस्ट करना है, पर बहुत सारे लोग किसी 1 या 2 एसेट में अपने सारे पैसे लगा देते हैं। पर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए, जिसका मतलब होता है अपने पैसों को अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करना, जिससे आपके पैसों की ग्रोथ के साथ साथ उनका रिस्क मैनेजमेंट भी हो जाए। रिस्क मैनेजमेंट यानी अपने लॉस के चांसेस को कम करना, क्योंकि एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि अपने सारे अंडे एक टोकरी में ना रखें, जिससे अगर टोकरी गिरा तो सारे अंडे गए। उसी प्रकार अगर आप सिर्फ चीप क्वालिटी पेनी स्टॉक्स में अपने सारे पैसे इन्वेस्ट करते हैं और वो भी किसी के टिप पर, तो यहाँ जो रिस्क है वो मैक्सिमम है अपने पैसे गंवाने की। वहीं पर अगर आप सिर्फ किसी एक फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिटर्न्स अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि मान लेते हैं कि देश की इन्फ्लेशन है 6%, यानी चीजों की कीमत हर साल 6% से बढ़ रही है और आपका जो फिक्स डिपॉजिट का रिटर्न्स है वो 7% एनुअली है, तो आपका जो रियल रिटर्न्स बन रहा है वो करीब 1% का बन रहा है। तो सिर्फ फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी तो हाई है पर ग्रोथ बहुत कम है। इसीलिए अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट को सिंप्लीफाई करना है तो अपने 1 लाख रुपए को प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाई करने पर फोकस कीजिए, जहां पर कुछ परसेंटेज इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए यानी कंपनी के शेयर्स में, कुछ परसेंटेज आपको इन्वेस्ट करना चाहिए डेट में और कुछ गोल्ड में, और फिर फाइनली कुछ रियल एस्टेट में। कितना आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, इसका बहुत ही सिंपल सा रूल है जिसे कहते हैं 100 माइनस योर एज। अगर आपकी एज 30 साल है तो आपको 70% कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और बाकी 30% आप डेट, गोल्ड एंड रियल एस्टेट में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आपको मैक्सिमम रिटर्न्स कमाने हैं। तो आप कितना रिस्क ले सकते हैं ये बिल्कुल आपके ऊपर है। अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, यानी जो रिस्क कम लेना पसंद करता है अपने इन्वेस्टमेंट पर, तो आप 30% स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, 50% आप फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं जैसे कि बॉन्ड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट, और 10% आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और बाकी 10% आप बैंक में कैश रख सकते हैं। पर अगर आप एक अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो आप अपना मैक्सिमम परसेंटेज आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां से रिटर्न्स बढ़िया मिलेगा आपको, और पोर्टफोलियो बैलेंस करने के लिए कुछ परसेंटेज आप डेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये था पहला इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी अपने इन्वेस्टमेंट को सिंप्लीफाई करने का, कि अपने इन्वेस्टमेंट्स को आप डाइवर्सिफाई कीजिए, किसी एक एसेट के रिटर्न्स पर निर्भर ना रहे, और इससे रिस्क भी काफी हाई रहता है। स्ट्रैटेजी नंबर 2 है इन्वेस्ट इन ब्लू चिप स्टॉक्स। अब आते हैं दूसरे स्ट्रैटेजी पे, जो है ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना। क्योंकि पिछले स्ट्रैटेजी में हमने डिस्कस किया था कि कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करना, तो बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि हमें स्टॉक्स में तो इन्वेस्ट करना है पर पता नहीं कहां से शुरू करें। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि जिस कंपनी के प्रोडक्ट को आप डेली यूज करते हैं उन कंपनी से अपनी स्टॉक रिसर्च आप शुरू कर सकते हैं। जैसे आपके घर में कौन सी कंपनी का आटा यूज होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप आशीर्वाद आटा यूज करते हैं तो आप ITC लिमिटेड कंपनी के बारे में रिसर्च कर सकते हैं। जैसे अगर आप लाइफ बॉय साबुन से नहाते हैं तो उनका कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर, आप इस कंपनी के बारे में रिसर्च कर सकते हैं। अगर आपके पास स्प्लेंडर की बाइक है तो आप हीरो मोटोकॉर्प कंपनी के बारे में पढ़ सकते हैं। तो ब्लू चिप स्टॉक्स उन कंपनीज के स्टॉक्स को कहते हैं जो देश के सबसे बड़ी और स्टैब्लिश कंपनीज होती हैं, उनके शेयर्स को ब्लू चिप स्टॉक्स कहते हैं। तो ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट करने का फायदा यह है कि सबसे पहली बात, इनके प्रोडक्ट को आप पर्सनली यूज कर चुके होते हैं और आपको एग्जैक्टली पता है कि इनके प्रोडक्ट कैसा है और इनका सर्विस कैसा है। दूसरा फायदा ये है कि ब्लू चिप कंपनीज ज्यादा स्टेबल होती है, जिस कारण इनका रिटर्न्स में आपको उतनी वोलेटिलिटी यानी सडनली स्टॉक प्राइस ऊपर नीचे होना, ये आपको ब्लू चिप स्टॉक्स के साथ देखने को नहीं मिलता है। और कई सारी ब्लू चिप कंपनीज रेगुलर डिविडेंड भी देती है, तो इससे आपका एक एडिशनल इनकम सोर्स भी बन जाता है, क्योंकि डिविडेंड्स डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आता है। जैसे ये हीरो मोटोकॉर्प का शेयर प्राइस है, आप देख सकते हैं पिछले 1 साल में इस कंपनी ने 75% का रिटर्न्स दिया है, और साथ ही साथ इनका जो डिविडेंड यील्ड है वो 2% का रहा है, जिसका सिंपल सा मीनिंग होता है कि शेयर प्राइस के कंपैरिजन में इस कंपनी ने साल में कितना डिविडेंड दिया है। तो 5500 का 2% होता है लगभग 110 रुपए, जो आपको डिविडेंड मिला होता 75% कैपिटल एप्रिसिएशन के साथ, अगर आपने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया होता। तो अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट सिंप्लीफाई करना है, स्पेशली स्टॉक इन्वेस्टिंग में, तो आप ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको
आपको स्टेबल रिटर्न्स चाहिए और रिस्क आपको कम लेना है। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट स्ट्रैटेजी पे, जो है स्टार्ट एसआईपी। मेरे अकॉर्डिंग ये वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी है, जिससे आप अपने इन्वेस्टमेंट को बहुत सिंपल कर सकते हैं और साथ ही साथ अच्छे रिटर्न्स भी कमा सकते हैं। एसआईपी का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। बेसिकली आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं हर महीने एक स्पेसिफिक डेट को, जो आप डिसाइड करते हैं, और साथ ही साथ कितना अमाउंट होना चाहिए ये भी आप ही डिसाइड करते हैं। तो अगर आपने एक बार कोई बढ़िया फंड को चूज कर लिया है तो उसके बाद आपको बस अपने बैंक अकाउंट में बैलेंस मेंटेन करना है और बाकी सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मान लेते हैं कि आपने इंडेक्स फंड को चूज किया है अपने लिए, और अगर आपने हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने का प्लान किया है, ऊपर से आपने एडवांस स्ट्रैटेजी ये लगाया है कि आप हर साल अपनी एसआईपी की वैल्यू 5% से बढ़ा देंगे, यानी 2024 में अगर आपकी एसआईपी की वैल्यू है 10,000 रुपीज पर मंथ, तो 5% का स्टेप अप से 2025 में आपकी जो एसआईपी की वैल्यू होगी वो 10,500 रुपए हो जाएगी। तो इस स्टेप अप की स्ट्रैटेजी से आपका जो रिटर्न्स है वो लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। चलिए पहले देखते हैं अगर हम नॉर्मल एसआईपी करते हैं तो हम कितना रिटर्न्स कमा सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर आप मंथली 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और आपको जो रिटर्न्स मिलने वाला है वो मान लेते हैं 15% का मिलेगा, और आप करीब 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप देख सकते हैं आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो करीब 24 लाख रुपए का है, जिसमें आपने जो रिटर्न्स कमाया है वो करीब 1,27,00,000 रुपए है, और जो टोटल रिटर्न्स बना है वो करीब 1.5 करोड़ का। तो चलिए देखते हैं अगर हम इसमें स्टेप अप यूज करते हैं तो हमारा रिटर्न्स कैसा रहेगा। तो इसमें भी मैं मंथली 10,000 से अपनी एसआईपी शुरू कर रहा हूं, और जो एनुअल स्टेप अप है वो मैं रखता हूं 5% का, और जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स का रेट है वो करीब 15% रखते हैं, और जो टाइम पीरियड है उसे हम करते हैं 20 साल। तो इसमें जो आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट है वो करीब 40 लाख रुपए का है, जिसमें आपने जो रिटर्न्स कमाया है वो करीब 1.6 करोड़ का रिटर्न्स कमाया है, और जो आपकी टोटल वैल्यू है वो 2 करोड़ से ज्यादा की है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपने करीब 15 लाख रुपीस ज्यादा इन्वेस्ट किया है पूरे 20 साल के ड्यूरेशन में, जहां से आपका 50 लाख रुपए का ज्यादा का रिटर्न्स बना है। तो अगर आप एसआईपी शुरू करते हैं तो स्टेप अप का फीचर को जरूर यूज कीजिए, इससे लॉन्ग रन में डेफिनेटली आपको ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। एसआईपी करने के फायदे ये हैं कि आपको एवरेजिंग का बेनिफिट भी मिलता है। जैसे किसी कंपनी का शेयर का प्राइस होता है, मान लेते हैं कि हीरो मोटोकॉर्प का एक शेयर का प्राइस है 5,500 रुपए, वैसे ही म्यूचुअल फंड्स का यूनिट का भी एक प्राइस होता है जिसे कहते हैं नेट एसेट वैल्यू या NAV। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक इंडेक्स फंड है और इसका जो NAV है वो शेयर प्राइस की तरह ऊपर या नीचे जाता रहता है। एग्जाम्पल के लिए ये है UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, और आप देख सकते हैं पिछले एक महीने में इनका जो NAV है वो कितना ऊपर नीचे गया है। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो आप देख सकते हैं 2012 में इनका एक NAV का जो कॉस्ट था वो करीब 37 रुपीज था, और आज ये ऑलमोस्ट 171 रुपीज का है। तो जैसे स्टॉक प्राइस बढ़ने पर आपका फायदा होता है, वैसे ही म्यूचुअल फंड्स में NAV बढ़ने पर आपका फायदा होता है। एसआईपी के साथ आपको कंपाउंडिंग का भी फायदा मिलता है, और साथ ही साथ बिना कोई हार्डवर्क करे आप डिसिप्लिन भी हो जाते हैं। एक और मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी चाहिए कि आपको 10 से 20 म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करने की कोई जरूरत नहीं है। इससे आप ओवर डाइवर्सिफाइड हो रहे हैं, और ऊपर से आपका जो एक्सपेंस रेशियो है, यानी जो आप एनुअल फीस पे कर रहे हैं, वो भी बहुत बढ़ जाता है। मैक्सिमम 2 से 3 म्यूचुअल फंड्स मोर देन इनफ है बढ़िया रिटर्न्स कमाने के लिए। आप एक इंडेक्स फंड ले सकते हैं, एक स्मॉल कैप फंड ले सकते हैं, और आप एक फ्लेक्सी कैप फंड ले सकते हैं। ये 3 मोर देन इनफ है। और अगर आप अभी बिगिनर है, यानी आपने अभी शुरू किया है अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी, तो आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करके आपके लिए बेटर ये रहेगा कि आप म्यूचुअल फंड से शुरू कीजिए, क्योंकि इसमें आप एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे आप एक ही जगह पैसे डालकर बहुत सारे शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अपने इन्वेस्टिंग लाइफ को सिंपल करने के लिए आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं। चौथा इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी है फोकस ऑन फंडामेंटल एनालिसिस। ये इन्वेस्टिंग माइंडसेट आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी कि अगर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सिंप्लीफाई करना है, चाहे आप कोई ब्लू चिप स्टॉक्स को चुनते हैं या फिर कोई इंडेक्स फंड या कोई म्यूचुअल फंड को चूज करते हैं, इन सभी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको फंडामेंटल एनालिसिस करने पर ध्यान देनी चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस का सिंपल मीनिंग होता है कि आप उस कंपनी या उस फंड की एनालिसिस करते हैं, ना कि उसके प्राइस पर या उसके चार्ट को एनालाइज करते हैं। तो अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले कंपनी के बारे में बेसिक आइडियाज ले लें, जैसे कंपनी
कंपनी कौन सा बिजनेस करती है, कंपनी का रेवेन्यू एंड अर्निंग्स कितना है, कंपनी के ऊपर लोन कितना है, कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है, कंपनी किस इंडस्ट्री में है और उस इंडस्ट्री में इस कंपनी की क्या स्टैंडिंग है। ये सारी बेसिक चीजें आपको ऑनलाइन बहुत ही इजीली मिल जाएगी। आप चाहे तो कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट से उनका एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। एनुअल रिपोर्ट्स बेसिकली सारी पब्लिक कंपनीज यानी जो लिस्टेड हैं उनको साल का रिपोर्ट कार्ड शेयर करना होता है अपने शेयर होल्डर के साथ। इसमें आपको कंप्लीट रिपोर्टिंग देखने को मिलती है कि बिजनेस कैसा चल रहा है और वो फ्यूचर में क्या प्लान कर रहे हैं। इसी के साथ साथ आप screener.in को भी यूज कर सकते हैं। इसमें आप किसी भी लिस्टेड कंपनी की डेटा डिटेल में देख सकते हैं और आप खुद भी एनालाइज कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यही है कि पहले एनुअल रिपोर्ट को पढ़िए, उसमें भी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है यानी कंपनी का इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। एनुअल रिपोर्ट एनालिसिस करने के बाद आप कंपनी को कंपेयर कर सकते हैं उनके कंपटीशन से फाइनेंशियल रेशियोज की मदद से, जैसे पी रेशियो, इसे कहते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो। सिंपली मार्केट किसी कंपनी के 1 रुपए के प्रॉफिट के लिए कितना प्राइस पे करने के लिए रेडी है, ये रेशियो ये बताता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे एक कंपनी लिया है एशियन पेंट्स को, तो आप देख सकते हैं इनका जो पी रेशियो है वो करीब 55.7 का है। तो चलिए इनके पी को कंपेयर करते हैं इनके कंपटीशन से। तो आप देख सकते हैं ये कुछ उनके कंपटीशन है। तो एशियन पेंट्स का पीई है 55.71, बर्जर पेंट्स का पीई है 54.41, नेरोलैक का पीई है 34.41। तो हमें इसका रीजन ढूंढना पड़ेगा कि इन्वेस्टर्स एशियन पेंट के 1 रुपए के प्रॉफिट के लिए 55 रुपीज क्यों पे कर रहे हैं और नेरोलैक के 1 रुपए के प्रॉफिट के लिए वो 34 रुपीज क्यों पे कर रहे हैं। यानी वो ज्यादा एशियन पेंट्स एंड बर्जर पेंट्स में क्यों देने के लिए रेडी है कंपेयर टू नेरोलैक या बाकी कंपनीज से। तो हो सकता है कि इन दो कंपनीज में ग्रोथ की पोटेंशियल ज्यादा हो, जिस कारण शेयर होल्डर ज्यादा देने के लिए रेडी है। आप ROIC यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल को भी कंपेयर कर सकते हैं, यानी शेयर होल्डर के पैसों से कितना रिटर्न्स जनरेट कर पा रही है। एग्जाम्पल, अगर ROIC 25% है यानी 100 रुपीज अगर शेयर होल्डर के लगे हैं तो उससे कंपनी 25 रुपीज का प्रॉफिट कमा रही है। तो आप कंपटीशन से कंपेयर करने के लिए कई सारे फाइनेंशियल रेशियोज को यूज कर सकते हैं। तो अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं तो ये ज्यादा बेटर है, क्योंकि इससे आप ज्यादातर लोगों से रिटर्न्स कमाएंगे और साथ ही साथ आपका एक्सपीरियंस स्टॉक मार्केट में बढ़ेगा, जो आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगा। तो पहले 4 स्टेप्स थोड़े टाइम टेकिंग है, पर अगर आपने एक बार सेटअप कर लिया सब कुछ तो आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत कम लगेगा और आप सिर्फ हफ्ते के 10 से 15 मिनट देकर अपने पोर्टफोलियो को एनालाइज कर सकते हैं, और जिसके लिए नेक्स्ट 3 स्ट्रैटेजीज बहुत हेल्पफुल होगी। स्ट्रैटेजी नंबर 5 है अवॉइड इमोशनल इन्वेस्टिंग। अब आप पूछेंगे कि ये इमोशनल इन्वेस्टिंग क्या होता है, रोते रोते इन्वेस्ट करना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि यहाँ 2 स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं, एक है ग्रीड, दूसरा है फियर। ग्रीड यानी लालच, फियर यानी डर। तो ये 2 स्ट्रॉन्ग इमोशंस आपके पैसे डुबा सकते हैं। जब लालच वाला इमोशंस आपको कंट्रोल करता है तो आप ज्यादा से ज्यादा स्टॉक्स खरीदने लगते हैं, यानी आप ओवर इन्वेस्ट करते हैं ये सोचकर कि रिटर्न्स भी आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। वहीं जब फियर वाला इमोशंस आपको कंट्रोल करता है तो आप ज्यादा से ज्यादा बेचने लगते हैं। आपको लगता है कि अब मार्केट तो डूबेगा ही, तो बेटर है प्रॉफिट बुक करना या लॉस को मिनिमाइज करना। अब आपको इन दोनों इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। आप जितना अपने इन्वेस्टमेंट प्लान पर टिके रहोगे उतना बेटर है। जब आप मार्केट में आते हैं तो आपका एक एक्सपेक्टेशंस होता है कि मैं मार्केट से 15% से ज्यादा रिटर्न्स कमाऊंगा। तो आपका एक्सपेक्टेशंस जितना रियलिस्टिक रहेगा उतना आप इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे। और नो मैटर आप कितना कोशिश करो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की, पर हम ह्यूमंस हैं तो हम गलतियां करेंगे। इसीलिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप एक्सपीरियंस गेन कीजिए और साथ ही साथ दूसरे इन्वेस्टर्स को फॉलो कीजिए जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी स्टॉक मार्केट में ही दिया है। आप कुछ टॉप इन्वेस्टर्स के बारे में पढ़ सकते हैं, जैसे वॉरेन बफेट, चार्ली मुंगर, पीटर लिंच। ये कुछ टॉप इन्वेस्टर्स हैं और इनके ऊपर भी मैंने कई सारी वीडियोस बनाई हैं, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक्स जरूर चेक कीजिए। अब आते हैं स्ट्रैटेजी नंबर 6 पर, जो मेरे अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है हैविंग अ क्लियर गोल। पिछले स्ट्रैटेजी में हमने सीखा कि हमें अपने एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक
रियलिस्टिक रखना चाहिए। तो इस स्ट्रैटेजी में एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान देना है, वो है क्लियर गोल होना। जैसे आप इन्वेस्टमेंट कर ही क्यों रहे हैं, आपका शॉर्ट टर्म यानी 1 से 3 साल का गोल क्या है, आपका मीडियम टर्म यानी 3 से 5 साल का क्या गोल है, और आपका लॉन्ग टर्म यानी 5 साल से ज्यादा का गोल क्या है। तो जब आप क्लियर गोल्स बनाते हैं तब आप सही ट्रैक पे रहते हैं। अगर आपको पता ही नहीं है कि आप इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं और इसका क्या यूज होने वाला है, तो आपके इमोशनल इन्वेस्टिंग के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में अपने गोल्स लिख सकते हैं और एक दूसरे के गोल्स से इंस्पायर हो सकते हैं। अब हम आते हैं इस वीडियो के आखिरी स्ट्रैटेजी में, जो है स्ट्रैटेजी नंबर 7, स्टे अपडेटेड, यानी मार्केट के बारे में अपडेटेड कैसे रहें। मार्केट कंडीशंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड ग्लोबल इवेंट्स इंडियन स्टॉक मार्केट को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। आप चाहे तो हफ्ते में 1-2 बार फाइनेंशियल न्यूज वेबसाइट्स जैसे मनी कंट्रोल, लाइव मिंट या ईटी मार्केट्स के आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। मैंने 3 सेक्शन में डिवाइड किया है कि आपको कैसे अपडेटेड रहना है। नंबर 1, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। आप देश के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पर ध्यान दीजिए, जैसे जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है देश का। दूसरा, गवर्नमेंट पॉलिसीज, जैसे टैक्सेशन में कोई चेंजेस आ रहा है या नहीं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के लिए क्या नए रूल्स हैं, या कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री में गवर्नमेंट ने कोई नई पॉलिसीज लाई है, आप ये भी चेक कर सकते हैं। और तीसरा, ग्लोबल इवेंट्स, जैसे ट्रेड एग्रीमेंट्स या जियोपॉलिटिकल टेंशंस एंड यूएस के मार्केट को भी आप देख सकते हैं। इससे आप कम से कम टाइम में ओवरऑल सारी न्यूज कवर कर सकते हैं और अपडेटेड रह सकते हैं। देश और स्टॉक मार्केट के बारे में जानना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है खुद के फाइनेंस के बारे में जानना। भले ही इस साल का बजट काफी डिसअपॉइंटिंग था, लेकिन आप अपने पर्सनल बजट से डिसअपॉइंट ना हो, इसीलिए मैंने पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम टेम्पलेट बनाया है। इस टेम्पलेट की खास बात यह है कि इस टेम्पलेट को यूज करके आप सारे फाइनेंस रिपोर्ट्स देख सकते हैं, जैसे कि आपने पूरे साल में कितना कमाया है, और भी कई सारे फाइनेंस की रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं, आप कहां कितना खर्च कर रहे हैं। आप अपने स्टॉक एंड म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो के परफॉर्मेंस को भी ट्रैक कर सकते हैं, और साथ ही साथ 75-10-15 रूल को भी यूज कर सकते हैं। खुद का करंट नेटवर्थ देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं कि ये टेम्पलेट दिखता कैसे है। तो एग्जाम्पल के लिए ये मैंने लास्ट 2 महीने का जर्नल एंट्री किया है, और आपको बस यही सारे डेटा फिल करने हैं। यानी जब जब आप कोई खर्च करते हो तो आपको बस यहाँ पे पुट करना है, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। ऑटोमेटिकली आप अपना नेट इनकम देख सकते हैं पूरे साल का। तो सैंपल के लिए आप देख सकते हैं कि 2024 का जो रेवेन्यू है जून का, वो है 30,000 रुपए, और उस महीने में जो खर्च हुए हैं वो करीब 15,400 रुपए खर्च हुए हैं, और जो आपका नेट इनकम है वो करीब 14,500 का है। और अगर आप लगातार इसको फिल करते रहेंगे तो पूरे साल का आप यहाँ पे समरी देख पाएंगे कि आपने कितना कमाया है, कितना खर्च किया है पूरे साल, और साथ ही साथ आपने कितना नेट इनकम कमाया है पूरे साल में। उसी के साथ आप रिपोर्ट्स देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ऑप्शन है, आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने म्यूचुअल फंड में कितना खर्च किया है। तो आप देख सकते हैं जून जुलाई में करीब 4,500 रुपए खर्च हुए हैं म्यूचुअल फंड्स में। उसी प्रकार कहाँ आप कितना खर्च कर रहे हो, कहां से कितना इनकम आया है, सब आप ट्रैक कर सकते हैं। आप स्टॉक्स की परफॉर्मेंस भी ट्रैक कर सकते हैं। उसी प्रकार आप अपने म्यूचुअल फंड्स को भी ट्रैक कर सकते हैं कि कितना रिटर्न्स बना है। और सबसे खास बात यह है कि आप अपना खुद का मंथली बजट भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर बस आपको अपनी मंथली इनकम डालनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी सैलरी 30,000 रुपए है तो ऑटोमेटिकली ये बता देगा कि आपको कहाँ पे कितना खर्च करना है। यानी 21,000 रुपए आप महीने के खर्च कर सकते हैं नेसेसिटी में, यानी जरूरी चीजों में। 3,000 रुपए आप खर्च कर सकते हैं स्ट्रेस फ्री स्पेंडिंग में। 4,500 रुपए आप खर्च कर सकते हैं सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में। और आप जो लोन अफोर्ड कर सकते हो वो करीब 1,500 रुपए की लोन आप अफोर्ड कर सकते हो। और फाइनली आप अपना खुद का नेटवर्थ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास एक लैपटॉप है और आप चाहते हैं कि आप अपने सारे फाइनेंसेस खुद मैनेज करें बिल्कुल इजीली, तो आप मेरे इस टेम्पलेट को खरीद सकते हैं बहुत ही सस्ते प्राइस में, और अपने फाइनेंस पे आप कंट्रोल पा सकते हैं बहुत ही इजीली। तो इस वीडियो के समरी पे आते हैं। अगर आपको अपने इन्वेस्टमेंट को सिंप्लीफाई करना है और अच्छे रिटर्न्स कमाने हैं तो नंबर 1, आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। नंबर 2, आप ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 3, आप SIP शुरू कर सकते हैं। नंबर 4, आप फंडामेंटल एनालिसिस पर ध्यान दे सकते हैं और फंडामेंटल एनालिसिस करना सीख सकते हैं। नंबर 5, आप इमोशनल इन्वेस्टिंग को जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए। नंबर 6, क्लियर गोल्स बनाइए। नंबर 7, मार्केट के बारे में अपडेटेड रहिए। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके पास अभी और टाइम है तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने 75-10-15 रूल को बताया है, जिससे आप अपने पैसों को बड़े आराम से मैनेज कर सकते हैं।